तो कैपिलरिटी का क्वेश्चन कर लिया हमने, सरफेस टेंशन का कर लिया, प्रेशर वाले टॉपिक हमारे पूरे हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नोट करो, नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं ना। नेक्स्ट टॉपिक लो। तो पूरा का पूरा जो एफएम आपका चलने वाला है ना, इसके अंदर मैं आपको बहुत बेसिक जो मैथ से चलती है या जो बेसिक फिजिक्स चलती है वो सारी समझा करके चलूंगा, है ना। दूसरे सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी, ठीक है, और इस सब्जेक्ट में भी आप उनकी एप्लीकेशंस को समझो। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट करो, हेडिंग डालो, द हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन द सरफेस। द हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन द सरफेसेस। द हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन द सरफेसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टेटिक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोस्टेटिक? हाइड्रो मतलब, हाइड्रो मतलब जैसे हाइड्रो मतलब पानी, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन मतलब रुके हुए पानी। ठीक है, या कोई भी जो लिक्विड होगा वो किस तरीके से फोर्सेस लगाएगा, उस फोर्स की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको दो चीजों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे कि फोर्स लगेगा कहां, यानी कि वो किस जगह पर एक्ट करेगा पूरी बॉडी में, है ना। जैसे हमारी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक सिंगल पॉइंट से पास होता है। वो सिंगल पॉइंट कहां है? कहीं पर भी हो सकता है, सिंगल पॉइंट, है ना। तो बेसिकली हर एक ऑब्जेक्ट पर जब भी कोई फोर्स लगता है तो उसका कहीं ना कहीं पर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होता है, कहीं ना कहीं पर उसकी लोकेशन होती है कि वो किस जगह से पास हो रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर हमें दो चीजों के जवाब ढूंढने हैं कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और फोर्स किस लोकेशन पर लगेगा। बस दो चीजों के जवाब ढूंढने और कुछ नहीं करना है ना। तो ध्यान से देखो, हमारे पास में जब हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन होगी, कब कब होती है हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन, देखना जरा। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में ये टैंक है, इस टैंक के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड ये वाटर भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो देखो जरा, ये जो आपके पास में लिक्विड है, लेट्स से कि दिस इज वाटर, है ना, क्योंकि वाटर से रिलेट आप बड़े आराम से कर लोगे। पानी की टंकी है ऊपर, घरों में रखी रहती है ना। तो उसमें पानी जो है वो पानी, यहाँ पर आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पर प्रेशर देखें आप, तो प्रेशर का रिलेशन बताया था मैंने कि अगर आप सरफेस से एच डेप्थ नीचे जाते हो तो सरफेस पे क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज टर्म्स में क्या बोलेंगे? जीरो। तो इस जगह का जो प्रेशर होगा, इस पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो लिखवा सकते हो क्या आप? दैट इज इक्वल टू रो। अगर पानी है तो पानी की डेंसिटी लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय जी मल्टीप्लाइड बाय एच, तो रो जी एच प्रेशर लग रहा है। अगर इस प्रेशर का डायग्राम बनाओ तो इस प्रेशर का डायग्राम कैसे बनेगा? बताओ जरा, इस प्रेशर का डायग्राम कैसे बनेगा? ये जो पानी है ये इस दीवार पर किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर की तरफ तो प्रेशर जीरो है, और जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वैसे वैसे हाइट बढ़ने के कारण प्रेशर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। इस जगह पर जो प्रेशर लगेगा वो रो जी कैपिटल एच लगेगा। कैपिटल एच बोल दो कि इसकी हाइट है, ठीक है। दिस कैपिटल एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड सरफेस इन द टैंक। तो लिक्विड सरफेस की जो हाइट है उसको कैपिटल एच बोल दिया। तो यहाँ का प्रेशर कितना है? ये रो जी एच है। ट्राइंगल का सीजी कहाँ आता है? ट्राइंगल का सीजी कहाँ आता है? उसके बेस से 1/3 पर आता है ना। तो ये जो पूरा का पूरा आपका जो प्रेशर डायग्राम बना है वो यहाँ पर फोर्स देगा इसके सीजी पर। तो पानी के कारण जो यहाँ पर फोर्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड अभी हम निकालेंगे, ठीक है। और उसकी लोकेशन कहाँ पर आएगी? जैसे इस केस के अंदर वो आ रही है आपकी, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एच डिवाइडेड बाय 3 पर। और मैग्नीट्यूड निकालना भी आप लोग जानते होंगे, कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? जब भी कोई भी स्ट्रेस डायग्राम आपके सामने हो, रेक्टेंगुलर सरफेस पर वो लगे, तो एक छोटी सी चीज है, क्या है, क्या करना है आपको? स्ट्रेस डायग्राम का एरिया मल्टीप्लाइड बाय द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। तो स्ट्रेस डायग्राम का एरिया निकालोगे तो ट्राइंगल का एरिया सब जानते हैं क्या? व्हाट इज द ट्राइंगल का एरिया? हाफ इनटू बेस यानी कि रो जी एच, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो ये ट्राइंगल का एरिया हो गया यहाँ तक, स्ट्रेस डायग्राम का एरिया। मल्टीप्लाई किससे करना है? इसकी विड्थ से। तो इसकी विड्थ कितनी है? मान लो मैं बी लिख देता हूं, तो बेसिकली आपके पास में जो फॉर्मूला आ रहा है रो जी एच स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 2, ये आपका फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये तो वो चीज है जो कि आप जनरली किसी भी सब्जेक्ट के अंदर निकाल देते हो, फटाफट से आपका काम हो जाता है। यहाँ और भी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। वो मोटा मोटा आइडिया पकड़ो कि किस तरीके से क्या हुआ। अगर पानी दोनों तरफ होता तो, अगर इस वॉल के इस तरफ भी पानी होता तो इस तरफ का पानी इधर प्रेशर लगा देता, और पानी अगर इधर भी होता तो वो इधर प्रेशर लगा देता। क्या नेट फोर्स जीरो हो जाता? सिमिलर कंडीशन में पानी अगर दोनों तरफ होता तो आपका नेट फोर्स जीरो हो जाता। तो जब भी इस टॉपिक में आपसे यदि पूछे कि फोर्स निकालो, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करेंगे कि पानी एक ही तरफ है, या जो लिक्विड दे रखा है वो सिर्फ एक तरफ है, दोनों तरफ नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान दो। तो आपने जो बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला निकाला है, एक तो मैग्नीट्यूड निकालना हम सीखेंगे कि कैसे मैग्नीट्यूड निकलता है, दूसरा किस जगह पर लगता है ये हम सीखेंगे, है ना। तो मोटा मोटा आइडिया जो जनरल कंसेप्ट है वो लिख लो पहले, फिर हम आगे चलेंगे।
कि इस पूरे टॉपिक में हम लोग यही चीजें पढ़ने वाले हैं कि फोर्स कितना लगेगा और फोर्स कहाँ लगेगा, और इस फोर्स को क्या कहते हैं, नाम है इसका हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि लिक्विड अभी मोशन में नहीं है। मैंने बोला था पूरी एफएम को 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट चल रहा है आपका हाइड्रोस्टैटिक यानी कि रुकी हुई कंडीशन में एनालिसिस। फिर मोशन में एनालिसिस करते समय 2 तरीके हैं, सिर्फ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोटेंशियल फंक्शन, स्टीम फंक्शन, इनकी स्टडी तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स कहलाता है। फिर उसके बाद में बर्नौली इक्वेशंस वगैरह आएगी तो वहां हम फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल फ्लूइड को जब स्टडी करते हैं 3 पार्ट में स्टडी करते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक पार्ट हम यहाँ पर देखा है ना, ध्यान से चीजों को समझो। तो ये हमने जानकारी ली है, मोटा मोटा आइडिया कि हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं इस पूरे टॉपिक के अंदर। और ये भी टॉपिक ऐसा है जो पूरी सिविल में कई जगह पे इसकी एप्लीकेशन आती है ना। ये आपका रिटेनिंग वॉल में भी लग जाएगा, सेम कंसेप्ट जब आप आरसीसी के अंदर बीम डिजाइन करते हैं डब्ल्यूएसएम वाला, तो वहां पे भी स्ट्रेस डायग्राम बनते हैं, लीनियर डायग्राम बनते हैं, तो वहां पर भी सिमिलर टाइप की कैलकुलेशन लग जाती है। प्री स्ट्रेसिंग में सिमिलर टाइप की कैलकुलेशन लग जाती है ना। तो कैलकुलेशन पार्ट को समझना, जो उसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स चलेगी उसको समझना है ना। चलो इसमें लिखो जरा, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, क्या विस्कस फोर्स लगेंगे क्या? अगर रेस्ट पर होता है तो न्यूटन ने जो इक्वेशन दी थी टाउ बराबर म्यू डी बाई डी वाई, वो लगेगा क्या? क्योंकि रिलेटिव मोशन तब होता है तब वो फोर्स लगता है। तो यहां एट रेस्ट कंडीशन में विस्कस फोर्सेस नहीं आएंगे, पक्की बात। लिखो जरा, व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट द शियर स्ट्रेस विल ऑलवेज बी जीरो। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, गेट ने कई बार इस लाइन से घुमाया है क्वेश्चन। व्हेन द फ्लूइड इज एट रेस्ट the shear stress will be zero. The shear stress will be zero. तो shear यानी कि जो विस्कस फोर्सेस आने वाले थे वो तो जीरो हो गए, वो तो आ नहीं रहे। कौन से फोर्सेस आएंगे फिर? 2 ही फोर्स बचते हैं फिर आपके एनालिसिस में हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन में, बाकी तो मोशन के कारण, वेलोसिटी के कारण आते हैं। तो यहाँ पर आपके जो फोर्स आएंगे, एक तो आएगा ग्रेविटी फोर्स और एक आएगा प्रेशर फोर्स। ठीक है, तो लिख लो जरा, द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द फ्लूइड पार्टिकल आर, पहला है ड्यू टू द प्रेशर। और प्रेशर फोर्स हमेशा कैसे लगता है? जैसे मैं ये बोर्ड एक एलिमेंट समझो और उस एलिमेंट को आप एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हो और बगल में फ्लूइड पार्टिकल है तो उसको ऐसे दबाएगा। ठीक है, ऐसे दबाएगा। हमेशा जब भी कोई एलिमेंट आप लोगे तो उस पर दबता हुआ फोर्स आप लगाओगे, है ना। प्रेशर फोर्स होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस लगेगा पहली चीज, और दूसरा दबाते हुए लगेगा। ठीक है, तो नोट कर लो, पहला है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। कैसे लगता है? ब्रैकेट में लिख दो नॉर्मल टू द सरफेस, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, इसको लिख लो नॉर्मल टू द सरफेस। और दूसरा कौन सा फोर्स है? ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी हमेशा है। और पार्टिकल, कोई सिंगल पार्टिकल तो कभी फ्लो करता नहीं है, वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल होते हैं। एक छोटी सी बूंद भी जो है ना पानी की, वो भी ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स है, उसमें भी और छोटा जा सकते हो आप, है ना। तो कभी भी फ्लो जब होगा तो वो मास फ्लो होगा, एक सिंगल पार्टिकल फ्लो नहीं करेगा कभी भी। सुन रहे हो मेरी बात को ध्यान से? सिंगल पार्टिकल कभी फ्लो नहीं करेगा। तो सिंगल पार्टिकल फ्लो करता तब उसके अगल बगल में कोई नहीं होता, यानी कि प्रेशर नहीं लगता फिर उसके ऊपर। लेकिन जब जब भी फ्लो होगा तो वो मास फ्लो होगा। मास फ्लो होगा तो पार्टिकल के बगल में पार्टिकल हर जगह होंगे, तो वो क्या लगाएंगे? वो प्रेशर फोर्स हमेशा लगाएंगे और ग्रेविटी हमेशा लगेगी। चाहे वो रुका हो, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वहां एक्सेलरेशन हो, चाहे किसी भी प्रकार की कंडीशन हो, प्रेशर और ग्रेविटी फोर्स तो आएंगे। बात आ गई समझ में? ठीक है, लिख लिया आपने। दूसरा है ड्यू टू द ग्रेविटी। और ग्रेविटी कहां लगता है? सीजी पर, है ना। तो ग्रेविटी आप लगा दोगे सीजी पर, नोट कर लो, इट विल एक्ट एट द सीजी, है ना। नोट करो, हेडिंग डालो, द टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर। हेडिंग डालो, द टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर। द टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर। सुनना जरा ध्यान से, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ही मैं आपसे बना करके पूछ लेता हूँ। इतना जब मैंने आपको नॉलेज दिया है तो क्यों ना बेसिक क्वेश्चन में पूछ लूँ आपसे, है ना। तो ध्यान दो जरा, मान लेते हैं एक टैंक है और इस टैंक में पानी है और ये पानी भरा हुआ है 2 मीटर की हाइट तक, है ना। छोटी छोटी चीजों के जवाब दो आप मुझे बस, और कुछ नहीं करना।
आपके पास में टैंक में जो वॉल्स नजर आ रही है उनका ओरिएंटेशन नजर आ रहा है, कैसे है वो, वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है ना। पूरी टैंक की 3 दीवारें हैं, 3 साइड से, है ना, 3 साइड से, एक साइड ये है, एक ये है, एक ये है। दीवार क्या होता है, जो किसी चीज को रोके, तो बॉटम ने भी तो रोक रखा है। बॉटम कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और ये कैसा है, वर्टिकल है। ये प्लेनर सरफेस है क्या, दिस इज द प्लेनर सरफेस, दिस इज द प्लेनर सरफेस, है ना। मुझे बताओ जरा, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ गए तो इस वॉल पर लगने वाला फोर्स बता सकते हो क्या। विड्थ में बता देता हूँ, विड्थ ऑफ द टैंक जो है वो 2 मीटर के बराबर है। तो क्या आप मुझे छोटी छोटी बातों के जवाब दो। व्हाट इज द प्रेशर व्हिच इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, इस ए पॉइंट पर प्रेशर बताओ, इस बी पॉइंट पर प्रेशर बताओ। व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर पूछे तो प्रेशर बताओ, रो जी। क्या बेस पर प्रेशर कांस्टेंट है सब जगह। बेस जो बनेगा, इतना बड़ा बेस, उसमें जो सरफेस है आपका, सरफेस यहाँ है, बेस यहाँ पर है, सरफेस से सेम ऊंचाई पर है, ठीक है। जो बेस है ना, बेस की जो पार्टिकल्स है, और यहाँ पर सरफेस को देखो तो सरफेस आपका सेम हाइट पर है, कहां से, बेस से, ठीक है। तो इसका मतलब बेस पर प्रेशर रोधीस लगेगा, और सारे के सारे जो बेस पर पॉइंट से सारे के सारे सेम हाइट पर है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो बेस पर फोर्स बता सकते हो क्या आप। प्रेशर की डेफिनेशन ये थी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ये इक्वेशन कब लगाते हैं, जब फोर्स आपका यूनिफॉर्म हो, है ना। तो बेसिकली आप फोर्स निकाल सकते हो, प्रेशर यूनिफॉर्म है तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर दो, ठीक है, तो आपका फोर्स बन जाएगा। व्हाट इज द प्रेशर एट द बेस, वो है रो जी एच, और एरिया कितना है, एरिया में बी मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ, और ये वाली लेंथ ले लो, मान लो 3 मीटर आपको दे रखी है, तो यहाँ पे बी मल्टीप्लाइड बाय कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। अब ये फोर्स लगेगा कहाँ, इसके सीजी पर लग जाएगा, और इसका सीजी कहाँ है, अगर ये रेक्टेंगल है, क्योंकि मैंने आपको एलबीएच करके मैंने डायमेंशन दी है, तो रेक्टेंगल का सीजी इसके सेंटर पर लग जाएगा। कहाँ लगेगा आपको, तो अगर डायग्राम में देखो तो यहाँ लगता हुआ नजर आएगा। बात समझ में आ गया, ये लोकेशन ऑफ फोर्स हो गई। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, उसके अलावा आपने लोकेशन ऑफ फोर्स निकाल दी। अगर आप यहाँ से हाइट बताओगे कि इस जगह से किस लोकेशन पर फोर्स लगा है, तो आंसर होगा 2 मीटर, 2 मीटर नीचे लगेगा, है ना। तो बातों ही बातों में हमने अभी क्या कैलकुलेशन की है कि वर्टिकल प्लेनर सरफेस पे फोर्स कितना होता है, कहां लगता है, प्रेशर डायग्राम कैसा होता है, ये हमने बातें कर ली। इसके अलावा अगर आपका हॉरिजॉन्टल प्लेनर सरफेस है तो फोर्स कैसे निकालते हैं, किस लोकेशन पर लगेगा, इसकी भी हमने बातें कर ली, ठीक है। तो टोटल मिलाकर के आपके जो केस अभी आने वाले हैं वो कौन कौन से केस आने वाले हैं, वर्टिकल प्लेनर सरफेस, हॉरिजॉन्टल प्लेनर सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेनर सरफेस। आपका जो बर्तन है या जो भी आपका कंटेनर है वो आपका ऐसा भी तो हो सकता है, यस और नो, क्या बर्तन ऐसा हो सकता है, कंटेनर ऐसा हो सकता है। तो कंटेनर की जो ये दीवार है, क्या ये इंक्लाइंड है, क्या ये इंक्लाइंड प्लेनर सरफेस है, तो इंक्लाइंड प्लेनर सरफेस। तो टोटल मिलाकर के प्लेनर सरफेस में आपके 3 केसेस आएंगे। कौन कौन से केस, पहला केस द प्लेनर सरफेस विच इज वर्टिकल, दूसरा केस द प्लेनर सरफेस विच इज हॉरिजॉन्टल, तीसरा केस द प्लेनर सरफेस विच इज इंक्लाइन, है ना। तो 3 तो प्लेनर सरफेस के साथ में आपके केस हो जाएंगे, और चौथा केस होगा कर्व्ड सरफेस के साथ। कर्व्ड सरफेस जो कई सारे सब्जेक्ट में आती है, सॉम में भी आती है, सिलेंड्रिकल, उसमें हुक स्ट्रेस निकालते हो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालते हो। तो आपको मैं एक बात बार बार बोलता था कि कर्व्ड सरफेस पर लगने वाला फोर्स प्रोजेक्टेड एरिया पर लगने वाले फोर्स के बराबर होता है, और मैं इसको एफएम में प्रूव करूंगा, है ना। तो अब इस टॉपिक के अंदर अब इस चीज को प्रूव करेंगे जो हमने कई सारे सब्जेक्ट्स में यूज की होगी, है ना। चलो ध्यान दो, लिखो जरा, एक एक करके इन बातों को लिखेंगे ना, आप चाहे तो लिख लो, है ना। टोटल मिलाकर के हमारे पास में ये केसेस बनेंगे। प्लेनर में हमारे पास में 3 केसेस हैं, और ये जो चौथा केस होगा ये कर्व्ड सरफेस वाला है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस। तो आपको टोटल केसेस भी पता होने चाहिए कि हमको कौन कौन से डिफरेंट केसेस एग्जाम में मिल सकते हैं। प्लेनर सरफेस वर्टिकल, प्लेनर सरफेस हॉरिजॉन्टल, प्लेनर सरफेस इंक्लाइन, ठीक है, प्लेनर सरफेस इंक्लाइन। इंक्लिनेशन कहां से लेंगे, हमेशा इंक्लिनेशन सरफेस से लिया जाता है ना, सरफेस से लिया जाता है। तो इंक्लिनेशन लिया जाएगा यहां से। अब मुझे बताओ ये वाला थीटा कितना है इसके लिए, अगर आप सरफेस से लेते हो बताओ थीटा कितना है, 90 डिग्री। और ये सरफेस के कैसे है, पैरेलल है, तो इसका मतलब थीटा कितना है, 0 डिग्री। नोट कर लो, है ना। कुछ कुछ चीजें ध्यान रखना कि थीटा, जब मैं फॉर्मूला डिराइव करवाऊंगा, थीटा कहां से मेजर करते हैं, जो लिक्विड की फ्री सरफेस होती है उसके साथ में जो प्लेनर है वो कितना एंगल बना रहा है। क्योंकि थीटा नोट करने के 2 तरीके होते हैं ना, या तो वर्टिकल से नोट करते हैं या हॉरिजॉन्टल से। जो एफएम के आपके फॉर्मूले डिराइव होंगे उन सब में थीटा कहां से लेना है, हॉरिजॉन्टल से। इस चीज का ध्यान रखना होता है। सर्वेइंग में जैसे लेते हो नॉर्थ और साउथ से लेते हो, है ना। क्यूबी लेते समय नॉर्थ और साउथ जहां पे भी होता है क्वाड्रेंटल बेयरिंग के अंदर, वहां से लिया जाता है। डब्ल्यूसीबी के अंदर
सिर्फ नॉट से लेते हैं, है ना। तो आपको ये चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि आप जब भी कोई फॉर्मूला डिराइव करने चाहते हो तो फॉर्मूले के अंदर हमने कहाँ से चीजें रीड की है, कौन सा एंगल कहाँ से लिया गया है, किस डायरेक्शन में लिया है, इन सब चीजों का ध्यान रखना होता है ना। और जो बच्चे डेरिवेशन नहीं करते उनको इसका ध्यान रहता भी नहीं। और उसके अलावा जब जैसे ही लगाने शुरू करते हैं, हो सकता है कभी एंगल दे 30 डिग्री वर्टिकल से दे दे और वो फॉर्मूला लगाएगा बच्चा, वो सीधा 30 डिग्री डाल देगा, आंसर गलत निकल जाएगा। इसलिए फॉर्मूला का डेरिवेशन जरूरी होता है ना। चलो नोट करना जरा। तो हम लोग इस पूरे मामले के अंदर, ठीक है, टोटल 4 केसेस डिस्कस करने वाले हैं, 3 तो प्लेनर वाले और चौथा कर्व्ड वाला, है ना। और इन चारों केसेस में हम लोग देखेंगे कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना निकलता है, ठीक है। उसके अलावा वो फोर्स लगेगा किस जगह पर, इनके बारे में हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो नोट करो जरा, एक स्टेटमेंट नोट कर लो, हेडिंग तो डाली थी आपने, टोटल प्रेशर एंड द सेंटर ऑफ प्रेशर। लिखो, द टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज, the total pressure is defined as the force exerted by the static fluid. The total pressure is defined as the force exerted by the static fluid on the surface. The static fluid on the surface, और surface कैसी हो सकती है, या तो वो planar surface होगी या फिर वो कर्व्ड सरफेस होगी, ठीक है। ईदर द प्लेन और द कर्व्ड सरफेस। ईदर द प्लेन और द कर्व्ड सरफेस व्हेन द फ्लूइड कम्स इन द कांटेक्ट विद द सरफेसेस। व्हेन द फ्लूइड कम्स इन द कांटेक्ट विद द सरफेसेस। तो टोटल प्रेशर, नाम में कंफ्यूज मत होना, बोला आपसे टोटल प्रेशर है तो टोटल प्रेशर प्रेशर नहीं होता, टोटल प्रेशर फोर्स होता है। डेफिनेशन से समझ में आ रहा है, टोटल प्रेशर प्रेशर नहीं होता, टोटल प्रेशर फोर्स होता है। बच्चे एक तो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मेरे को तो लगा टोटल प्रेशर पूछा है, उसने तो प्रेशर का जवाब दे दिया, लेकिन टोटल प्रेशर डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से। टोटल प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड ऑन द प्लेनर और द कर्व्ड सरफेस, है ना। ऐसे करके आपको डेफिनेशन लिखवाई है, ध्यान दो, क्योंकि अभी अभी आपने डायग्राम देखा था, प्रेशर तो वेरी करता है। तो जब जब भी आपसे प्रेशर पूछेगा ना, तो पूछेगा कि किस जगह पे बताओ, कि प्रेशर मुझे टॉप पे बताओ, प्रेशर मुझे बॉटम पर बताओ। तो प्रेशर जब जब भी पूछेगा तो आपसे इस तरीके से बोलेगा। और प्रेशर नहीं पूछ करके अगर वो टोटल प्रेशर पूछ रहा है तो आपसे वो फोर्स पूछ रहा है, यानी कि रिजल्टेंट थ्रस्ट पूछ रहा है। तो नोट कर लो, टोटल प्रेशर, ठीक है, टोटल प्रेशर का मतलब फोर्स है ना। और इसी को आप थ्रस्ट भी कह सकते हो ना। तो टोटल थ्रस्ट पूछ ले आपसे, जैसे आप एक्टिव पैसिव थ्रस्ट वगैरह की बात करते हो ना, सोइल के अंदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस लगते हैं, एक्टिव कंडीशन में, पैसिव कंडीशन में, एट रेस्ट कंडीशन में, है ना। तो बिल्कुल वैसी बातें यहाँ पर भी हो रही है, ठीक है। जो कंसेप्ट यहाँ बनेंगे वो वहां पर उस टॉपिक में एज इट इज यूज कर लेंगे, ठीक है। नोट करो। इसके अलावा नोट करना, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन भी लिख लो। सेंटर ऑफ प्रेशर किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर जहां पर फोर्स लगता है। जैसे अभी अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था ना थोड़ी देर पहले, कौन सा वाला डायग्राम, कि यहाँ पर मान लेते हैं ये टैंक के अंदर लिक्विड ऐसे है ना, ये लिक्विड है। तो ये मेरा प्रेशर डायग्राम था। सब लोगों ने प्रेशर डायग्राम ऐसे ही बनाया था क्या? दिस इज द प्रेशर डायग्राम। यहाँ प्रेशर 0 था, यहाँ रो जी एस था। और इस जगह पर जो फोर्स लगा था, ये मैंने बोला था फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी बनाया था। क्या फॉर्मूला आया था? रो जी एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई बी, ये तो फॉर्मूला आया था, ठीक है। और ये फोर्स लगता कहाँ है? इस ट्राइंगल के सीजी पर लगेगा। और सीजी कहाँ पर है? सीजी अगर देखें तो बेस से h/3 है। अब ध्यान दो, फोर्स आपने बताया, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही आपका आंसर है कि बेस से h/3 होगा। लेकिन एफएम में इस टॉपिक में जब जब भी फोर्स की लोकेशन बताओगे फ्री सरफेस से बताना, तो आपका बाय डिफॉल्ट आंसर h/3 गलत माना जाएगा। आंसर आपका माना जाएगा 2h/3। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये जो आपने निकाली ना, ये जो लोकेशन निकाली है, इसी को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ प्रेशर कहते हैं। यानी कि इस पर लगने वाला फोर्स एग्जैक्टली किस पॉइंट पर लगेगा, फ्री सरफेस से उसकी डिस्टेंस क्या कहलाती है? सेंटर ऑफ प्रेशर कहलाती है, ठीक है। चलो देखो, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज, एक एक बात को समझो। अगर मैं डेफिनेशन भी पूछूंगा ना और किसी ने लिखा नहीं कि फ्रॉम द सरफेस, तो मेरे लिए तो वो आधे मार्क्स वाली डेफिनेशन है ना।
तो इसलिए मैं बात आपको बोलता हूँ, इसलिए न्यूमेरिकल्स पे ध्यान दिया करो, है ना, कि जब आंसर देते हैं तो कहां से देते हैं, उसी के हिसाब से उसकी डेफिनेशन भी मिलती है ना। तो नोट करो, द सेंटर ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टोटल प्रेशर, the point of application of total pressure measured from the free surface, point of application of total pressure measured on the free surface. तो हमने टोटल मिलाकर के 4 केसेस यहाँ पर देखे थे ना, चारों केसेस के अंदर आपको किसी भी ओरिएंटेशन में यहाँ पर मिल सकता है। तो ऐसा करते हैं, एक एक करके हम इसकी डेरिवेशन करते हैं ना। तो पहले का डेरिवेशन मैं स्टार्ट करूँ, ये डायग्राम बना लिया क्या, दिस विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट। और इसी को क्या कहते हैं, इसका सिंबल है एच स्टार, लिख लो, इसका सिंबल है एच स्टार। जो सेंटर ऑफ प्रेशर है उसको हम इस टॉपिक में एच स्टार से रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है, एच स्टार से रिप्रेजेंट करने वाले। चलो इतना लिखा है तो एक चीज और लिख लो, देखो ये टैंक की दीवार देखोगे तो रेक्टेंगल नजर आएगी क्या आपको सामने से, देखो आपको सामने से क्या नजर आ रहा है, देखो आपको सामने से बस ये एज नजर आ रही है, जैसे ये एज नजर आ रही है, मुझे टैंक की ये दीवार भी नजर आ रही है ना। तो आपको सामने से तो क्या नजर आएगा, हाइट नजर आएगा सिर्फ, और मुझे क्या नजर आएगा, मुझे हाइट भी नजर आ रही है और साथ में इसकी विड्थ जो थी वो भी नजर आ रही है, ठीक है, व्यू का फर्क है बस, बाकी जो चीज तो यही है। अब लगने वाला फोर्स अगर इस जगह पर लग रहा है, इस जगह पर, है ना, तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करते हो, सेंटर ऑफ प्रेशर वगैरह को डिफाइन करते हो, तो कहां से दिखानी है, बाय डिफॉल्ट आपको, ठीक है, यहां से दिखाना है, एच स्टार यहां से होगा, ठीक है। और यहां पर जो प्रेशर लगा था आपका कितना था, ये रो जी एच के बराबर है, ठीक है, नोट कर लो, डायग्राम पे बना लो, कंसीडर आपका ये वाला करेक्ट किया जाएगा, ठीक है। आंसर यदि आप h/3 लिखते हो, सब्जेक्टिव में तो चल जाता है कि फ्रॉम द बॉटम लिख दोगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में दोनों ही ऑप्शन में होते हैं, h/3 और 2h/3, है ना, तो 2h/3 विल बी कंसीडर्ड एज करेक्ट, ठीक है। अब इसमें एक एक करके हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पहला फॉर्मूला लेंगे वर्टिकल प्लेनर सरफेस का, है ना, केस 1 लिख लो जरा, केस 1 वर्टिकल प्लेनर सरफेस। हटा दूं क्या मैं इन सबको, नोट कर लिया इसको यहां से ऐसे शो करते हो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे सेंटर ऑफ प्रेशर निकालो तो डेफिनेशन में आ गया था, सेंटर ऑफ प्रेशर विल बी द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, कि वो कहां लग रहा है, कहां से मेजर करेंगे, सरफेस से। कैसे मेजर करेंगे, वर्टिकली। देखो जैसे कभी किसी ने फोर्स निकाला, देखो ध्यान देना, जब यहाँ पर इंक्लाइन सरफेस पे फोर्स निकालूंगा मैं, फोर्स आएगा हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस लगता है फोर्स, तो इसकी जो लोकेशन आएगी, अगर आप ये बोलो कि ये, इसको बोल दो कि एच स्टार ये है सर, ये भी गलत हो जाएगा। देखो फ्री सरफेस से मेजर कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक जा रहा है, क्या जा रहा है, लेकिन क्या दिक्कत कर दी उसने, क्या गलती कर दी, वो इंक्लाइन आ रहा है, इंक्लाइन गलत है, ये डिस्टेंस नहीं बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, वर्टिकली। तो ब्रैकेट में वर्टिकली भी लिख दो, है ना, कि जो डिस्टेंस मेजर होगी वो वर्टिकली मेजर होगी। आपने जब सेंटर ऑफ प्रेशर की डेफिनेशन लिखी थी, यही इसी जगह पर, मेजर्ड फ्रॉम द फ्री सरफेस वर्टिकली। समझ में आ गई बात, कि भाई फ्री सरफेस से मेजर कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहां तक जा रहे हैं, जहां तक फोर्स लग रहा है वहां तक जा रहे हैं, लेकिन इंक्लाइन नहीं जाना है, कैसे जाना है, वर्टिकली जाना है, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस आपको आंसर देनी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये लिख लिया था कि आपने टोटल प्रेशर हमेशा फोर्स माना जाएगा, और वो थ्रस्ट है बेसिकली, है ना, कि आपसे बोल दे कि थ्रस्ट निकालो, आपसे बोल दे फोर्स निकालो, आपसे बोल दे टोटल प्रेशर निकाल दो, तो तीनों का मतलब सेम है। चलो ध्यान देना, अब बात करते हैं इनकी डेरिवेशन की, है ना। तो पहला डेरिवेशन करते हैं, दैट इज फॉर द वर्टिकल प्लेनर सरफेस, ठीक है, हेडिंग डाल लो, द वर्टिकल प्लेनर सरफेस, वर्टिकल प्लेनर सरफेस। वर्टिकल प्लेनर सरफेस, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में एक तो बेसिकली ये, ठीक है, दिस इज द फ्री सरफेस, और यहां पर है आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, सारे लोग ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कैसे है, वर्टिकल है, किसी भी शेप का ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, मेरे को हो सकता है ये ट्राइंगल नजर आए, आपको तो क्या नजर आएगा, सिर्फ एक लाइन नजर आएगी। अगर मेरे पास में ऑब्जेक्ट सर्कुलर है तब भी आपको तो एज नजर आएगी, यानी कि लाइन नजर आएगी। तो ये जो शेप है इसकी, ये कैसी भी हो सकती है, तो मैं कोई सी भी एक रैंडम शेप यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। आप सब लोग सिर्फ इधर ध्यान देना, बाद में लिखेंगे अब सब हम, ठीक है। तो ये मैंने जो शेप बनाई है, ये मेरा व्यू है जो मुझे नजर आ रहा है, आपको तो क्या नजर आ रहा है, लाइन नजर आ रही है, क्लियर है क्या बात, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा, यहां पर अगर मैं इस पर फोर्स निकालना चाहता हूं, तो क्या मेरा जो फोर्स होता है वो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया लिख सकते हैं क्या, लेकिन कब लिख पाओगे, जब प्रेशर कांस्टेंट हो,
तो प्रेशर कांस्टेंट लेने के लिए कोई स्ट्रिप ले सकते हैं क्या? और वो स्ट्रिप कैसे लेंगे? सेम हाइट रखते हुए स्ट्रिप लोगे तो प्रेशर सब जगह पर ρgh हो जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर मैं स्ट्रिप ऐसे ले लेता हूं, सारे लोग ध्यान दो, मैंने स्ट्रिप ऐसे क्यों ली? क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं फोर्स को लिख लेगी, और फोर्स लिखूंगा मैं प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो यहां पर अगर आप इस स्ट्रिप पर यदि आप प्रेशर देखें तो ये हाइट h पर है, तो यहां पर जो df फोर्स आएगा इस स्ट्रिप पर वो कितना हो जाएगा, लिखवाओ जरा, वो हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया लगा देंगे तो व्हाट इज द प्रेशर? प्रेशर हो गया ρgh, सारे लोग इधर देखो, बाद में लिखना है ना, ρgh मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया को मैं लिख दूंगा dA, क्योंकि कोई भी रैंडम फिगर है ये, है ना। तो एरिया को मैंने लिख दिया dA। ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया मेरा dF फोर्स, है ना। क्या करें, इस टोटल फोर्स को निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट कर दिया तो बेसिकली आपके पास में F आ जाएगा। वो इंटीग्रेशन में क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, ρg बाहर गया एंड दिस इज h मल्टीप्लाइड बाय dA। इसको जानते हो क्या, व्हाट इज दिस? कंप्लीट एरिया के लिए ये टर्म क्या होगी, तो उसके लिए हम HCM या h बार की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ h dA डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन dA। बात समझ में आ रही है? तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dA का मतलब क्या होता है, टोटल एरिया। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ h dA दिस इज इक्वल टू h बार मल्टीप्लाइड बाय a। अब ध्यान देना जरा, अगर आपने h कहां से मेजर की है, आपने h यहां से मेजर की है, इस जगह से, तो जो h बार होगा वो आपको इसी जगह से डिस्टेंस देगा क्या, इसके सीजी की, ठीक है। जो ये इक्वेशन होती है इसमें ओरिजिन फिक्स कर देते हो ना आप एक बार, तो ओरिजिन फिक्स कर दिया तो आपने हर एक एलिमेंट की डिस्टेंस यहां से मेजर की है, तो आपका जो h बार आएगा फाइनली उसकी डिस्टेंस भी यहां से आएगी। तो बेसिकली कहीं ना कहीं पर इसका सीजी होगा, कहीं ना कहीं पर इस पूरे फिगर का सीजी होगा। मान लो वो पॉइंट ये है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं h बार। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कहलाती है h बार। तो बेसिकली आप क्या लिख सकते हो इस इंटीग्रेशन की जगह, यहां लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू ρgA मल्टीप्लाइड बाय h बार। आपका आंसर आ गया। ये फोर्स अगर आपको निकालना हो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि प्लेनर सरफेस है, वर्टिकली रखा हुआ है, तो आपको कुछ ज्यादा काम नहीं करना। क्या करना है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया, जो भी टोटल एरिया है वो ले लो, और इस टोटल एरिया का कहीं ना कहीं सीजी होगा। उस सीजी की हाइट कहां से ले रही है, फ्री सरफेस से, वो h बार है, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको फोर्स मिल जाता है। ठीक है, नोट कर लो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद भी रखना, ρgA h बार। बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन हम यहां पर देख रहे हैं ना, कि आपका यदि आप फोर्स लिखना चाहते हो तो प्रेशर इनटू एरिया करेंगे, लेकिन ये इक्वेशन तभी लगेगी जब प्रेशर यूनिफॉर्म होगा। तो प्रेशर यूनिफॉर्म कब होगा, किस हाइट पर होगा, वो सेम कांस्टेंट हाइट पर होता है। इस वजह से मुझे छोटे छोटे एलिमेंट लेने पड़े। तो एक छोटा सा एलिमेंट लिया जिसका एरिया dA था, उस dA एरिया के लिए हमने यहाँ पर कैलकुलेशन की है ना। तो इस dA एरिया के लिए हमने फोर्स निकाला, छोटा सा फोर्स वो dF आया, और पूरे एरिया में इस dF को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारा रिजल्ट आ गया ρgA h बार। तो जो लोग अभी भी डेरिवेशन में कमजोर चलते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, कम से कम आप इस इक्वेशन को जब लगा रहे हो तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो मिल रही है कि h बार हम वहां से क्यों मेजर करते हैं, क्या कारण है, वो डेरिवेशन के अंदर छुपा है। कैसे मेजर करोगे, वर्टिकली ही मेजर करोगे, क्योंकि प्रेशर रीड करते समय हम वर्टिकली जाते हैं। तो जितनी भी हाइट्स हमने मेजर की है सारी की सारी वर्टिकली की है। h कैसे मेजर हुआ, वर्टिकल से हुआ है ना। तो ρgA h बार, ये तो हमारा फोर्स आ गया। सारे लोग लिख लो, फिर हम नेक्स्ट कैलकुलेशन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट डेरिवेशन और भी इंटरेस्टिंग होगा, और ऐसे डेरिवेशन आप मान के चलो एएन का अगर एग्जाम दोगे ना, राजस्थान एएन का, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, डेरिवेशंस करवा लिए जाते हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन कभी भी किसी भी चीज का करवा लेते हैं, तो आप लोग हमेशा डेरिवेशंस किया करो, प्रैक्टिस किया करो, और प्रैक्टिस करोगे तो इमेजिनेशन से आपको काम देगी। ये पूरा का पूरा पानी है, कोई नदी तालाब वगैरह में, नदी तालाब में जाओगे और ऑब्जेक्ट रखोगे तो दोनों तरफ सेम चीज आ जाएगी। मैं एक तरफ का फोर्स बता रहा हूँ आपको, एक तरफ का फोर्स कितना आएगा, है ना। तो एक तरफ का फोर्स बताया, फ्री सरफेस यहाँ पर है, ये लिक्विड सरफेस है आपके वाटर टैंक में, जैसे ये वर्टिकल हुआ करता है ना। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ, ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हुआ, पानी के अंदर है, ठीक है, सरफेस तो यही रहेगी, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये ऑब्जेक्ट आपका किसी भी शेप का हो सकता है, तो ये फॉर्मूला वैलिड होगा किसी भी शेप के लिए। अब सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि ये मेरा रेक्टेंगल है,
और सुनना मेरी बातों को ध्यान से, आप लोग फटाफट से देखिए, एक बार कैलकुलेशन करो। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूं, ठीक है, और ये रेक्टेंगल का जो टॉप है ये 1 मीटर डाउन है, और रेक्टेंगल का जो एरिया आपको बता रखा है वो 3 मीटर बाय 5 मीटर है, ठीक है, और 3 मीटर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, दिस इज 3 मीटर। तो क्या आप मुझे फोर्स बता पाओगे क्या? और लिक्विड कौन सा है? लिक्विड वाटर है, ठीक है, ये जो लिक्विड है ये वाटर है। तो क्या फोर्स बता देंगे? एक ही तरफ का फोर्स बताना है ना, यानी कि टैंक के अंदर बात कर रहे हैं, तो उस चीज पर अभी आप जोर मत देना कि सर दोनों तरफ पानी है तो फिर तो जीरो हो जाएगा। अगर ऐसी क्वेश्चन के अंदर आपको समझ डेवलप हो, क्वेश्चन में मेंशन कर रखा हो, बता रखा हो, ठीक है। चलो तो देखो क्या करना क्या है, मोटा मोटा आइडिया क्या लगा, इस इक्वेशन को यूज करेंगे हम, वर्टिकल वाला केस ही चल रहा है। मुझे बताओ रेक्टेंगल का सीजी कहाँ आता है? बिल्कुल उसके सेंटर पर, बीचों बीच। अब ये जो सीजी होगा इसमें 1.5 मीटर मत ले लेना, बच्चे ये गलती करते हैं, 1.5 मीटर ले लेते हैं, लेकिन ये मेजर होगा कहाँ से? फ्री सरफेस से। तो फ्री सरफेस पर 1.5 और 1 कितना हो गया? 2.5 मीटर हो गया। तो ये 2.5 मीटर आपको लेना पड़ेगा। ये क्या है आपका? ये एच बार है। बस क्वेश्चन चेंज होगा तो ये एच बार की कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती जाएगी। कभी रेक्टेंगल होगा, कभी ट्राइंगल होगा, कभी कोई और ऑब्जेक्ट आपको दे देगा, कभी इंक्लाइन में दे देगा। तो पहले तो केस समझना कि केस कौन सा है, उसके बाद फिर शुरू होना है ना। तो ये आपका एच बार आ गया। अब इसमें रखना तो आसान ही, रो क्या है? रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, जो भी लिक्विड है। हो सकता है कभी कंफ्यूज करने के लिए इसको दे दे कि ये वुड है या स्टील है, इसकी भी डेंसिटी दे दे, तो इससे कोई मतलब ही नहीं हमें। हमें किससे मतलब है? फ्लूइड से, ठीक है। तो देखो जरा, रो की जगह 10⁻³ जी की जगह 9.81। एरिया, एरिया किसका? ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट का एरिया कितना है? 3 × 5 मल्टीप्लाइड बाय एच बार 2.5। और पूरी इक्वेशन हमने किलोग्राम में, सेकंड्स में, न्यूटन में, मीटर में, ऐसे यदि सॉल्व करोगे तो ये हमने फोर्स निकाला है, न्यूटन में मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन में हमारा फोर्स आ गया। बातें आ गई कि समझ में? ठीक है। कभी सर्किल देगा, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, कभी ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट देगा। अगर ट्रायंगल देता है इसी को तो क्या करते बताओ जरा? 3 मीटर हाइट, 5 मीटर इसकी डेप्थ होती, विड्थ होती, तो क्या करते? इसका सीजी फिर यहाँ से h/3 पर लगता है, यानी कि 3 मीटर है तो ये 2 मीटर पर होता, तो 2 + 1 यहाँ 3 मीटर आ रहा होता। अगर ट्राइंगल दिया जाता तो यहाँ हम 3 मीटर लिख रहे होते और ये एरिया ½ ऑफ 3 × 5 होता। ट्राइंगल का एरिया ½ ऑफ बेस × हाइट, बस इतना करना होता, बाकी केस सेम चल रहा होता। बात आ गई समझ में? ठीक है। चलो मैं आपसे फिर वापस से रिपीट करूंगा कि आप लोग ये डेरिवेशंस किया करो, एक ही बार में आप एक्सपर्ट नहीं हो जाओगे। हमको तो पढ़ाते पढ़ाते इतना टाइम हो गया है, तो एक एक चीज हमारे खून में आ चुकी है ना, लेकिन आपको लाने में टाइम लग सकता है थोड़ा सा, तो बार बार डेरिवेशन करोगे तो आएगा। ठीक है, चलो ध्यान देना। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ होगा। ठीक है, मुझे ये बताओ जरा, इसका एलिमेंट का सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ है? इसी जगह पर है। मुझे बताओ जरा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट लूं, इस छोटे छोटे एलिमेंट्स का मोमेंट लूं, तो कितना आएगा वो लिखवा सकते हो क्या? व्हाट इज द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट? व्हाट इज द मोमेंट? वो हो जाएगा डीएफ। अगर मैं डीएम लिखना चाहूं, थोड़ा सा मोमेंट लिखना चाहूं, तो दैट इज इक्वल टू डीएफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस वापस यही चीज है। मोमेंट जब भी लिखते हो तो जहां पर फोर्स लगा होता है, तो फोर्स ऐसे लगता है ना हमेशा परपेंडिकुलर टू द एरिया। फोर्स लगेगा आपका, जो डीएफ फोर्स लगा रहे हो ना आप, वो इस जगह पर लग रहा है, ये आपका डीएफ फोर्स है, इस जगह पर लगेगा। तो डीएफ मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? मोमेंट हो जाएगा। तो ये छोटा सा मोमेंट यदि आप लिखे तो वो इतना होगा। बताना जरा कितना है ये? दिस इज इक्वल टू रो जी एच मल्टीप्लाइड बाय डी ए मल्टीप्लाइड बाय एच। तो इसको एच स्क्वायर लिख दूं क्या? कोई दिक्कत किसी को? ऑलरेडी आपका जब आपने ये डीएफ लिखा था, रो जी एच इंटू डी आया था, रो जी एच इंटू डी ए मल्टीप्लाइड बाय एच, यानी कि रो जी एच स्क्वायर इंटू डी ए। सारे लोग इधर ध्यान दो। अब क्या करें इसको? अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, तो क्या मिल जाएगा आपको? आपको मोमेंट मिल जाएगा क्या? टोटल मोमेंट। तो जो टोटल मोमेंट मिला है उसका फॉर्मूला ध्यान से देखो, वो है फॉर्मूला रो जी मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन एच स्क्वायर डी ए। कभी भी फॉर्मूले में एरिया डिस्टेंस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आए तो क्या कहते हैं इस टर्म को? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। और आई कहां से मेजर हुआ है? जहां से ये डिस्टेंस है वहां से मेजर हुआ है। तो आई मेजर हुआ है इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं आप आई निकालते समय। तो यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज रो जी आई। कौन सा वाला? नॉट, आई नॉट, या आई नॉट लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, ये हमारी जो है ये सेंट्रोइडल एक्सिस है ना, ये वाली जो डिस्टेंस, ये जो है, ये वाली जो एक्सिस है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस है। सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट आई को क्या लिखते हैं? आई जी, है ना, आई को लिखते हैं आई जी। और आई जी और आई नॉट यदि पता हो, इस एक्सिस के अबाउट तो आई नॉट है,
और इस एक्सिस के अबाउट आईजी है, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते समय ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये तो लिख रखी है मैंने, ये रही, यहां से यहां तक की डिस्टेंस h बार। तो व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बताओ कि किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अगर आप आईजी में एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर जोड़ दे तो, ठीक है। तो यहां पर आई नोट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं रो जी मल्टीप्लाइड बाय आई जी प्लस, ठीक है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारे पास में टोटल मोमेंट आ गया। अब इतना घूम फिर करके जो ये मूवमेंट आया, इसको हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, सोचो जरा। यहां पर आपका मान लेते हैं कि जो फोर्स लग रहा है वो इस जगह पर लग रहा है ना, दिस इज योर सेंटर ऑफ प्रेशर। ये लग रहा है आपका एफ फोर्स, टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो मान लो यहां है। तो इसकी डिस्टेंस को फ्री सरफेस से क्या कहते हैं, एच स्टार कहते हैं। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एच स्टार। तो डायरेक्टली अगर आपको मूवमेंट लिखना हो, जो ये छोटे छोटे फोर्सेस ने मूवमेंट दिया वो इतना है। अगर हम एक सिंगल फोर्स का मूवमेंट लिखना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय एच स्टार। तो क्या ये दोनों मूवमेंट बराबर है, बात तो बराबर है ना। तो आप लिख सकते हो इसको, दिस इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एच स्टार। और एफ को क्या लिख देंगे, जो फॉर्मूला बना था आपका, दैट इज रो जी ए एच बार, ठीक है, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय एच स्टार। तो रो जी से रो जी विल कैंसिल आउट। और ये जो एच स्टार का फॉर्मूला है, क्या आपको डेवलप होते हुए नजर आ रहा है क्या? अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर देखें तो एच स्टार का फॉर्मूला आपको आते हुए नजर आ रहा होगा। देखो ये दोनों टर्म बराबर की, रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो गया, एरिया और एच बार एक टर्म बच गई है, इसको डिवीजन में डाल दो तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ये मैंने डिराइव कर दी है ना, लिखो। तो फॉर्मूला जो डिराइव किया है कि किस जगह पर सेंटर ऑफ प्रेशर लगता है, अल्टीमेटली आपको इस इक्वेशन को याद भी रखना है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है उसको भी समझना है, कैसे डिराइव किया है वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो छोटे छोटे फोर्सेस बने थे उनके मूवमेंट्स यदि हमने निकाले और टोटल मूवमेंट किया तो वो एक सिंगल फोर्स जो आप बोलते हो उसके मूवमेंट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों बातें तो सेम ही है ना। हम टोटल मूवमेंट निकालना चाहते हैं तो छोटे छोटे एलिमेंट्स पर लगने वाले मूवमेंट्स को जोड़ दो, या एक सिंगल फोर्स जो आपका आया था रिजल्टेंट फोर्स उससे मूवमेंट निकाल लो। इन दोनों मूवमेंट्स को बराबर किए तो फॉर्मूला बन गया एच स्टार इज इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपॉन एच बार। कितने लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई कंप्लीटली? रेज योर हैंड। सबको आ गई है ना, जिनको नहीं आई वो बार बार डेरिवेशन करेंगे ना। चलो, अल्टीमेटली इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट है ना। 90% काम तो आपका 90-95% काम तो आपका सीधा इक्वेशन से हो जाएगा, और इसको अप्लाई करने से कि कैसे अप्लाई किया जाता है उससे हो जाएगा, ठीक है। अब हम ब्रेक लेंगे थोड़ा सा और ब्रेक के बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे।